हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने डाल्टन थ्योरी और थॉमसन मॉडल के बारे में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम एटॉमिक थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थर्ड थ्योरी की बात करने वाले हैं, रदरफोर्ड मॉडल। तो आज हम नेक्स्ट थर्ड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं। तो इस मॉडल के जो सिनोनिम्स हैं या इसको हम किस किस नेम से जानते हैं, तो ध्यान दें। एक तो इसको बोला जाता है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, एक तो इसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और सेकंड इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो इसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंटल के नाम से भी जानते हैं। क्यों बोलते हैं गोल्ड फॉइल? क्योंकि इसमें गोल्ड फॉइल को यूज करते हैं। और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें अल्फा पार्टिकल्स का ही क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। तो इसके दो नेम है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंटल और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। हाँ, तो देखिएगा इस मॉडल के अंदर हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, इस मॉडल में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स, अर्थात इस मॉडल के लिए हमें किन किन चीजों की रिक्वायर्ड है। तो पहले हम उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, तो फर्स्ट है इंग्रेडिएंट्स में अल्फा पार्टिकल्स। इसमें हम सबसे पहले अल्फा पार्टिकल्स यूज करेंगे, जो कि क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है। और जो अल्फा पार्टिकल्स के रूप में हम यूज करेंगे वो हीलियम होगा 2He4+2, अर्थात डबल आयनाइज हीलियम न्यूक्लियस। अर्थात हीलियम का डबल आयनाइज जो न्यूक्लियस है, अर्थात हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद जो पार्ट बचेगा वो आपका अल्फा पार्टिकल्स है। सेकंड हम इसमें यूज करेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में हम यूज करते हैं एक तो रेडियम, और एक यूज करते हैं पोलोनियम। तो इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रूप में रेडियम और पोलोनियम को यूज करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम यूज करेंगे ZnS, जिंक सल्फाइड। इसमें हम थर्ड जो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं वो है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड किसके रूप में काम करता है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन के रूप में। कि जब आपके अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से पास होते हैं तो वो इस वाली प्लेट पर क्या करते हैं, इम्बार्क करते हैं, और वहां से हमें पता चलता है कि आपके पार्टिकल्स की, आपके जो अल्फा पार्टिकल्स की डायरेक्शन है वो क्या है। तो जिंक सल्फाइड को हम यूज करते हैं। तो जिंक सल्फाइड यूज फॉर फ्लोरेसेंट स्क्रीन, इसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन के लिए यूज करते हैं। अब आप देखिएगा रदरफोर्ड मॉडल का डायग्राम क्या है, यह एक्सपेरिमेंटल किस तरह से किया जाता है। तो देखिएगा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंटल का डायग्राम क्या है। ये आपका अल्फा पार्टिकल सोर्स है, अर्थात हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो कि रेडियम और पोलोनियम को यूज कर रहे हैं। तो यहां पर हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट या आपका जो अल्फा पार्टिकल सोर्स, जिसके लिए हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज करते हैं।
इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे। तो ये अल्फा पार्टिकल्स है, और आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग है। ये अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग जो है वो डायरेक्ट आपकी जो गोल्ड प्लेट है, ये आपकी थिन गोल्ड प्लेट है, थिन गोल्ड फॉइल है, जो 10⁻⁻7 मीटर टू 100 नैनोमीटर थिकनेस होता है इसका। और है 10⁻⁻7 मीटर और 100 नैनोमीटर इसका थिकनेस है। इसके अराउंड एक हम यहाँ पर प्लेट लगाते हैं, और ये जो प्लेट है वो आपकी जिंक सल्फाइड प्लेट है। और जिंक सल्फाइड प्लेट जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के लिए यूज की जाती है। ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। जब यहां से आपके अल्फा पार्टिकल्स आते हैं तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स इस तरह से डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डिफ्लेक्टेड होकर स्ट्रेट चले जाते हैं, और एक आपका अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंड हो जाता है। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स है इन्हें हम बोलेंगे डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स, डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। और ये जो बीच वाले हैं जो स्ट्रेट होके चले जाते हैं इन्हें बोला जाता है अनडिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स। तो ध्यान दे, रदरफोर्ड जो मॉडल है उसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर अल्फा पार्टिकल सोर्स अर्थात रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेते हैं, जिससे आपके अल्फा पार्टिकल्स रिलीज होंगे। ये अल्फा पार्टिकल्स क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है। जब ये आपके थिन गोल्ड प्लेट पर बॉम्बार्ड होंगे तो यहाँ से ये अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, कुछ डिफ्लेक्टेड होंगे, कुछ अनडिफ्लेक्टेड होंगे, और एक पार्टिकल्स आपका रीबाउंडेड होगा। इस डायग्राम को हम दूसरे वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस मॉडल को हम इस प्रकार से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके ये मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट जा रहे हैं, अनडिफ्लेक्टेड है, इनमें कोई डेविएशन नहीं है। और ये एक पार्टिकल्स आपका रीबाउंड हो रहा है, अर्थात इसका जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रहा है वो 180 डिग्री पर है। तो ये आपके अल्फा पार्टिकल्स है। ये बीचों बीच का आपका जो सेंटर पार्ट है ये न्यूक्लियस है, इसे हम बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड मेटल। तो ये रदरफोर्ड मॉडल का शॉर्ट डायग्राम है। इस तरह से भी हम रदरफोर्ड मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहां से हम इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल के बाद रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया। तो आप देखिएगा, यहां से इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। तो अब ऑब्जर्वेशन में देखिएगा कि आपके मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं वो नॉन डेविएशन है, अर्थात उनमें कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे पास हो रहे हैं। तो पहला आपका बनता है मोस्ट ऑफ अल्फा
particles are non-deviated। कहने का मतलब है कि वो पास होते हैं विदाउट अनडिफ्लेक्टेड वे। तो हम इसको ऐसे भी कहेंगे, पास थ्रू गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डेविएशन, एनी डिफ्लेक्शन या डेविएशन। कहने का मतलब यह है कि रदरफोर्ड ने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये किया कि आपके जो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स हैं उनमें कोई विचलन नहीं होता, वो बिना मुड़े सीधे के सीधे ही चले जाते हैं। और इनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्मॉल एंगल पर, जैसे मैं यहां से एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे ये मैंने बनाया ये वाला पार्ट, तो ये वाला कुछ ही एंगल पर डिफ्लेक्टेड हुआ। ऐसे मैं एक यहां भी बना देता हूं ये वाला, तो ये भी एक आपके स्मॉल एंगल पर डेविएशन शो कर रहा है, बट ये दोनों जो है वो लार्ज एंगल पे डेविएशन कर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल्स फ्यू एंगल पे डेविएशन करते हैं और वेरी फ्यू पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल एंगल पर डेविएशन करते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स deviated with small angles। तो देखिएगा कुछ पार्टिकल्स आपके ये वाले सेट बना रखे हैं वो आपके स्मॉल एंगल पर डेविएटेड हो रहे हैं, और इनमें से भी बहुत ही कम पार्टिकल्स जैसे ये वाले ये आपके बहुत ज्यादा एंगल पर डेविएशन हो रहे हैं। तो वेरी फ्यू अल्फा particles deviated with large angles, और बहुत ही कम न के बराबर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो मोर एंगल पर डिफ्लेक्टेड होते हैं। और आप देखिएगा एक पार्टिकल्स ऐसा है जो यहां से रीबाउंड हो रहा है, वापस मुड़कर आ रहा है, तो हम ऐसे कहेंगे कि 20,000 में से एक आपका जो पार्टिकल्स है उसका जो डेविएशन है, उसका जो डिफ्लेक्शन है वो 180 डिग्री का है। तो उसके लिए देखिएगा फोर्थ कंक्लूजन क्या था, 1 अल्फा पार्टिकल्स ऑफ 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल्स रिबाउंडेड, अर्थात एंगल ऑफ डेविएशन इज 180 डिग्री, अर्थात वो जैसे गया वैसे के वैसे टकराकर वापस आ गया। तो रदरफोर्ड ने यहां से जो कंक्लूजन निकाला तो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि एक आपके कोई तोप का गोला किसी कागज से टकराकर वापस आता हो। तो इस मॉडल को देखते हुए रदरफोर्ड ने 4 कंक्लूजन दिए या 4 ऑब्जर्वेशन दिए। तो ध्यान रखना, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यह है कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स विदाउट डेविएशन के स्टेट चले जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स आपके स्मॉल एंगल पर डेविएटेड होते हैं, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स लार्ज एंगल पर डेविएटेड होते हैं, और आपके 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है वो रिबाउंडेड हो जाता है, अर्थात वहां पर एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्री का है। अब हम यहां से इसका नेक्स्ट रिजल्ट की बात करते हैं। तो अब हम इसके कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल का फर्स्ट कंक्लूजन, अभी हमने ऑब्जर्वेशन में देखा था कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर नॉन डेविएटेड, अर्थात मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बिना विचलित हुए सीधे के सीधे चले जाते हैं। इसका सेंस क्या है कि एटम का मोस्टली जो पार्ट होता है वो होलो होता है, अर्थात इम्पिटी होता है, अर्थात चार्जलेस होता है। तो इसका फर्स्ट कंक्लूजन है। तो फर्स्ट कंक्लूजन देखिएगा, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ऑफ
एटम इज एम्प्टी, अर्थात चार्ज लेस। इसी वजह से मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, नॉन डेविएटेड या अनअफेक्टेड होते हैं। सो मोस्ट ऑफ अल्फा particles pass unreflected। सेकंड है पॉजिटिव चार्ज हैवी dense core of atom is called nucleus। इसका मतलब क्या हुआ? तो some alpha particles are deflected। तो अभी हमने जब इसका एक्सपेरिमेंट देखा था तो एक्सपेरिमेंट पे हमने पाया कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो स्मॉल एंगल पर डेविएटेड होते हैं और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो लार्ज एंगल पर डिफ्लेक्टेड होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन यह है कि पॉजिटिव चार्ज हैवी डेंस कोर ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अर्थात जो एटम है उस एटम का जो सेंटर पार्ट है वहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज जो है वो डेंस फॉर्म में एक जगह पर रहता है। जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि अभी हमने कहा था कि एटम है जो स्फेरिकल शेप में, इसका जो कोर है बीच सेंटर पार्ट है ये हैवी होता है और यही आपका न्यूक्लियस है। अब बात करते हैं थर्ड में अगर हम बात करें तो सर इस जो न्यूक्लियस का जो साइज है, ये जो न्यूक्लियस का साइज है वो इस एटम के साइज के कंपेयर में बहुत ही लेस है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर कंपेयर टू एटम। तो देखिएगा थर्ड आपका पॉइंट क्या है। तो थर्ड है वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम। वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज लेस देन इट्स वॉल्यूम। ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एटम का जो पॉजिटिव चार्ज का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम से बहुत ही कम होता है। अर्थात हम ये बोलेंगे डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस। अगर हम डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर और डायामीटर ऑफ अगर एटम की बात करें तो होता है 10⁻⁻10 मीटर। कहने का मतलब अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो ये आपका एटम है, तो इस एटम का जो डायामीटर होता है वो तो होता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि आपका ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस का जो डायामीटर होता है ये डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस तरह से एक क्रिकेट का स्टेडियम मैदान, जैसे ये क्रिकेट का स्टेडियम मैदान है और इस क्रिकेट के स्टेडियम मैदान जो है इसके बीचों बीच में ये क्रिकेट की बॉल है, तो ये क्रिकेट की बॉल तो यहाँ पर न्यूक्लियस की तरह बिहेव करती है। ये बॉल है जो कि न्यूक्लियस की तरह बिहेव कर रही है और ये आपका जो पार्ट है ये आपका स्टेडियम है जो कि एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से ये रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजन कंप्लीट होते हैं। अब हम इसके एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो फर्स्ट तो वो होगा जैसे हमने थॉमसन मॉडल में कहा था उसी के सिमिलर। क्या कहा था थॉमसन ने कि आपका जो एटम होता है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो रदरफोर्ड ने भी ये कहा था कि आपका जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है।
तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कहने का सेंस यह है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकेंड, रदरफोर्ड ने कहा था कि मोस्टली अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अनडिफ्लेक्टेड होकर सीधे के सीधे चले जाते हैं। इसका सेंस क्या है कि एटम का जो मोस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, होलो होता है या इम्पिटी होता है। तो सेकेंड उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज इम्पिटी या होलो। मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। थर्ड रदरफोर्ड ने कहा कि एक एटम का जो पॉजिटिव चार्ज अर्थात उसका जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, जो कि एटम के सेंटर में होता है। तो थर्ड देखिएगा, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास of atom is located in the nucleus। फोर्थ कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पेरिकल पाथ पर मूवमेंट करता है, पर रिवॉल्व करता है। कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ उसके स्पेरिकल पाथ में मूवमेंट करता रहता है या रिवॉल्व करता है। तो फोर्थ है इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन क्लोज सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है या मूविंग करता है, और इन सर्कुलर पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं। दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट। और ये जो सर्कुलर पाथ होते हैं इन सर्कुलर पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ध्यान दें, फर्स्ट है कि ओवरऑल एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है अर्थात पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड में इक्वल है। सेकंड है कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम जो है वो वैकेंट है। थर्ड है कि पॉजिटिव चार्ज और जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है। और फोर्थ है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है या मूव करता है, और उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। अब आती है बात नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपका जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और आपके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिव होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थात ये आपका एटम, ये इसका बीच पार्ट न्यूक्लियस
और इसके अराउंड ये सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता रहता है। इनके बीच में यहां पर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होता है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस आपस में बाइंड होते हैं। इसी के साथ ही आपके एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड कंप्लीट होता है। अब हम यहां से इसकी कुछ ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि इसकी क्या क्या ड्रॉबैक हैं। अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या है? तो फर्स्ट है, इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सबसे मेन है ये कि उन्होंने एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सके, अर्थात एक एटम स्टेबल कैसे होता है उसके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। सेकंड, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकंड है कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है उसे भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। थर्ड, was unable to explain discontinuous spectrum। वह डिसकंटिन्यूस जो स्पेक्ट्रम है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, अर्थात एटम की जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में जो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है उस स्पेक्ट्रम को भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। अब आता है फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रदरफोर्ड की सबसे मोस्ट ड्रॉबैक्स है। सबसे मोस्ट ड्रॉबैक्स यह है कि ये आपका न्यूक्लियस, इसके अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन इस तरह से स्फेरिकल पाथ पर मूवमेंट करता है। तो जब ये स्फेरिकल पाथ पर मूवमेंट करेगा तो इसके वाया ये एनर्जी का क्या करता है, रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, तो ये तो आपका क्या हो गया, न्यूक्लियस, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये कौन सा हो गया, स्फेरिकल पाथ। तो उनका फोर्थ जो ड्रॉबैक ये था कि जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूस मूवमेंट करता है तो एनर्जी का लॉस करता है और एनर्जी के लॉस के कारण लास्ट में वो जाकर कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में चला जाएगा, जो कि उनकी सबसे मोस्ट ड्रॉबैक था ये, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक ही सर्कुलर पाथ पर मूवमेंट करता रहता है। तो देखिएगा उनका फोर्थ ड्रॉबैक क्या है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ या ऑर्बिट पर मूवमेंट करता है तो रेडिएशन का इमिट करता है, अर्थात रेडिएशन को रिलीज करता है, विल इमिट रेडिएशन ड्यू टू रेडिएशन एनर्जी इज लॉस्ट। रेडिएशन के कारण एनर्जी का लॉस होता है और एनर्जी के लॉस के कारण इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाकर कहां चला जाएगा, न्यूक्लियस में ही एंटर हो जाएगा। तो रेडिएशन से एनर्जी का लॉस होता है, इस कारण तो इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉलो स्फेरिकल पाथ
and fall in nucleus at the end। तो ध्यान दे, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो स्फेरिकल पाथ का फॉलो करता है और लास्ट में जाकर न्यूक्लियस में क्या होता है, गिर जाता है। ये रदरफोर्ड की सबसे मेन ड्रॉबैक था, सबसे मुख्य ड्रॉबैक इसका यही है। तो सेंस यह है कि जब इलेक्ट्रॉन चारों तरफ आपके सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो उस समय एनर्जी को लॉस करता है, अर्थात यहां से एनर्जी लिबरेट होती है ये, और एनर्जी का लॉस या लिबरेट होने के कारण जहां एनर्जी की कमी होगी और कमी होने से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट में जाकर न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा। ये आपके रदरफोर्ड की 4 ड्रॉबैक कंप्लीट होती है। अब हम यहां से एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अगर किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस आइडेंटिफाई करनी हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, R बराबर R नोट A की पावर 1/3। R नोट क्या है, यहाँ पर R नोट की वैल्यू है 1.33 इंटू 10⁻³ -13 सेंटीमीटर और A है एटॉमिक मास ऑफ एटम, एटॉमिक मास ऑफ एटम। इसी के साथ आपका ये रदरफोर्ड मॉडल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नील्स बोर मॉडल की बात करेंगे।